हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह एंड दिस इज आवर सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट दैट वी आल्सो कॉल स्टोइक्योमेट्री। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर टुडे। इसमें जो अपना पहला टॉपिक है आज का दैट इज एलिमेंट्स। आइए समझते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज the purest and simplest part ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे सिंपल पार्ट होता है उसे ही हम लोग एलिमेंट बुलाते हैं। यानी एलिमेंट से और सिंपल, एलिमेंट से और छोटा कुछ भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। यानी इसको ऐसे बोलेंगे कि एन एलिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप। एक एलिमेंट में जो जितने भी एटम्स होंगे वो सब लगभग एक ही कैटेगरी के, एक ही टाइप के दिखाई पड़ते हैं। और जो मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट आई वुड लाइक टू टीच यू ऑल, जिसे आप बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखेंगे कि एलिमेंट इज लाइक अ कैटेगरी। एलिमेंट इज लाइक अ कैटेगरी। कैटेगरी होता है ना, जैसे मान लेते हैं ग्रुप्स होते हैं, जैसे इज लाइक अ कैटेगरी इन विच एटम्स, आयंस और समटाइम मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड। तो भाई एटम्स क्या है? एटम्स जो होते हैं वो कैटेगरीज होते हैं जिनमें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स कैटेगरीज होते हैं जिन कैटेगरीज में एटम्स को, कई बार कुछ आयंस को और कई बार कुछ मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है कि वो जिन एटम्स के बने हुए हैं उनमें कितना एटॉमिक नंबर है, उनका क्या एटॉमिक नंबर है। तो ये एटम्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, एटम्स आर क्लासिफाइड atoms are classified on the basis of atomic number. Now what is atomic number? Atomic number is number of proton present in an atom. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? तो एटॉमिक नंबर बुलाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद। तो एटम्स को क्लासिफाई करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जैसे अगर हम बोले कि सपोज मेरे पास एक एटम आए और बोलता है कि मेरे पास देखो भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 प्रोटॉन होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 हो गया। एटॉमिक नंबर इज 2। तो एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो ये जो है बिलोंग करता है, ये एटम को रखो एक डब्बे में। ये डब्बा के ऊपर लेबल लगा हुआ है हीलियम का। यानी ये किस एलिमेंट को बिलोंग करेगा? इट विल बिलोंग टू हीलियम। ये हीलियम को बिलोंग करेगा। तो ये एटम को हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसमें? एक डब्बे में, एक कैटेगरी में। और ये कैटेगरी क्या कहलाएगा? ये कैटेगरी कहलाएगा एलिमेंट। तो ऐसे कितने डब्बे हैं? ऐसे 118 डब्बे हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे अगर मान लेते हैं ये एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे और ये कुछ बन जाए ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे, तो अब इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 2 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब ये बेसिकली बन चुका है हीलियम प्लस। देखिए अभी भी हम लोग एलिमेंट को चेंज नहीं किए, हीलियम का एच ई ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर में भी, है ना। तो ये बात को सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है अपने को कि अगर अभी भी एच ई ही यूज कर रहे हैं यानी एलिमेंट इज स्टिल द सेम। यानी अभी भी कौन से डब्बे में आएगा? तो इसी में आएगा। यानी ये एटम जो है ये हीलियम एलिमेंट का है, ये आयन जो है ये भी हीलियम एलिमेंट का है। ऐसे ही अगर हम बात करें मॉलिक्यूल के बारे में, तो जैसे ओ, ऑक्सीजन एटम, ये मान लेते हैं कि इसमें हम, मेरे पास कोई एटम आता है, हम देखते हैं अच्छा इसके पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे अच्छा प्रोटॉन से मतलब है हमको, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। तो 8 प्रोटॉन है तो इसको रखो जी आप, क्या करो कि इसको आप ऑक्सीजन के डब्बे में डाल दो। ये ऑक्सीजन का डब्बा है तो ये ऑक्सीजन के डब्बे में डाल दो इसको, तो ये बिलोंग करेगा ऑक्सीजन एलिमेंट को। अगर मान लेते हैं हम O प्लस भी लिख दें तो ये आयन भी इसी को बिलोंग करेगा। O2 माइनस भी लिख दें तो भी ये इसी को बिलोंग करेगा, क्योंकि अभी भी हम सिंबल सेम यूज कर रहे हैं। क्यों सेम यूज कर रहे हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर अभी भी सेम है।
अगर हम बोलते हैं O2 तो ये जिन एटम्स का बना है उनका एटॉमिक नंबर अभी भी सेम है, तो ये भी अभी भी एलिमेंट को ही बिलोंग करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया गया है, आयंस को क्लासिफाई किया गया है और एटम को क्लासिफाई किया गया है। तो एलिमेंट्स वो कैटेगरीज हैं जिनमें कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन देम। नाउ कंपाउंड्स, व्हाट आर कंपाउंड्स? अच्छा, इससे एक रिलेटेड हम एक सवाल पूछते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि कैन वन प्रोटोन बी क्लासिफाइड एज एन एलिमेंट? क्या एक प्रोटोन एक एलिमेंट के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी यस। क्योंकि अगर एक प्रोटोन की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी ये हाइड्रोजन एलिमेंट को बिलोंग करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये H प्लस होगा, यानी हाइड्रोजन का आयन होगा rather than मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कम्स कंपाउंड्स। कंपाउंड्स किन्हें बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड्स बेसिकली बुलाते हैं हम लोग सब्सटेंस made by chemical combination of atoms of more than one elements। यानी जब एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वी वुड से कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मोर देन वन एलिमेंट्स। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये इन अ सिंपल एंड फिक्स्ड रेशियो में होता है। ये हमेशा एक पर्टिकुलर रेशियो में होता है, रेशियो ऑफ देयर मासेस। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोले, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बोले कि अ, जैसे H2O, तो H2O एक कंपाउंड है, ये बना हुआ है दो एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन एलिमेंट का और ऑक्सीजन एलिमेंट का। तो ये जब दो एलिमेंट आपस में मिलकर के कंबाइन करते हैं केमिकली, तब जाकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। कंपाउंड्स में ये जो रेशियो है इनका मासेस का वो हमेशा फिक्स्ड होगा। यानी इसका मास अगर हम बात करें यहाँ पर में तो 2 और ऑक्सीजन का 16, यानी 1:8। अब ये 1:8 फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है। फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, मतलब वाटर में जब भी हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के मासेस का रेशियो चेक करेंगे तो वो हमेशा 1:8 ही मिलेगा, कभी इस रेशियो से डिविएट नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कोई भी सोर्स हो वाटर के ओरिजिन का, किसी भी मेथड से प्रिपरेशन करवाया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेशियो जो है ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। आगे बढ़े इसके बाद तो हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स के टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स हैं कुछ इस प्रकार। एक है कोवलेंट कंपाउंड, दूसरा है कोऑर्डिनेशन, एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड अनदर इज आयनिक कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड्स भी होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, कोवलेंट, कोऑर्डिनेशन और एक आयनिक कंपाउंड। ठीक है। अब देखते हैं जैसे आयनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली बना हुआ होता है मेड अप ऑफ आयंस। यानी यहां पर मैं कैटायंस एंड एनायंस आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें NaCl, तो यहाँ Na प्लस है, Cl माइनस है, मतलब एक कैटायन है, एक एनायन है। और इस कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर।
ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो यही जो है आयनिक कंपाउंड में दो आयंस को, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को एक दूसरे के साथ बांधे हुए रखता है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर मैं आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें कि Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है पूरी तरह से, और Cl जो है एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl माइनस में बदलता है। इस तरीके से ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, जिनके बीच आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। नेक्स्ट कम्स आयनिक कंपाउंड के लिए एक बात याद रखेंगे कि ये बनता है फॉर्म्ड बिटवीन metals and non-metals, between metals and non-metals। यहां पर मैं अगला पॉइंट याद रखेंगे कि जो भी दो एटम्स आपस में आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, ये एलिमेंट्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। एक टेंडेंसी है, एक प्रॉपर्टी है, नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो किसी भी एटम की टेंडेंसी को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए उसको बाध्य करती है, यानी बाउंड करती है। दैट इज, एक एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा उत्सुक रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी ओर, जो कि नॉन मेटल्स में ऑब्जर्व किया जाता है। वहीं मेटल्स के केसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लेस होता है, रादर दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो यहां पर मैं बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई, शुड बी हाई, ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, moving on next, we have dealt with the ionic compound examples. Some other examples can include Na2SO4, KCl, K2SO4, NH4NO3, NH4NO2, ये सभी आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, जहां पर मैं जैसे यहाँ सोडियम आयन सल्फेट आयन, पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन सल्फेट आयन, अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन नाइट्राइट आयन, एक्सेट्रा। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड में एक कंसेप्ट और जो अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है वो ये कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स से नहीं बने हुए होते हैं। मतलब, तो क्या वो किन से बने हुए होते हैं? आयन से बने हुए होते हैं, वो तो ठीक है सर। हाँ, लेकिन जैसे H2O एटम से बना हुआ होता है, मान लेते हैं H2O एक कंपाउंड है, तो वो ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम और हाइड्रोजन के एलिमेंट के एटम से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन वहां पर में उसे हम कंपाउंड तो बुला रहे हैं और साथ ही उसके एक स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल बुला रहे हैं। जैसे एक H2O एक मॉलिक्यूल है, एक CO2 एक मॉलिक्यूल है, एक NH3 एक मॉलिक्यूल है, एक CH4 एक मॉलिक्यूल है। लेकिन हम बोलेंगे एक NaCl एक मॉलिक्यूल है, तो जवाब है नहीं, इज नॉट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे अगर कोई पूछे कि इज NaCl अ मॉलिक्यूल, इज NaCl अ मॉलिक्यूल, क्या NaCl एक मॉलिक्यूल है, तो जवाब होगा नहीं, आंसर विल बी नो। rather the smallest unit of rather the smallest unit of ionic compounds are called ionic compounds are called, इन्हें बुलाते हैं हम लोग फॉर्मूला यूनिट। क्या बुलाएंगे? तो फॉर्मूला यूनिट, दे आर कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। ना व्हाट इज अ फॉर्मूला यूनिट? भाई देखो, असल में यहां पर में एक यूनिट के रूप में NaCl मौजूद नहीं होता। जैसे अगर H2O की बात की जाए तो यहाँ कौन सा ऑक्सीजन किस हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये फिक्स्ड है, एक यूनिट के रूप में मौजूद होगा। तो ये H2O को हम लोग एक मॉलिक्यूल बुला सकते हैं, ये अलग अलग है। तो क्या इन्हें मॉलिक्यूल बुला सकते हैं? तो जवाब है हाँ सर, इसे मॉलिक्यूल बुला सकते हैं। लेकिन बात करें NaCl के बारे में, तो यहाँ Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
इन द सिमिलर मैनर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से ये मौजूद होता है। अब याद रखेंगे, यहां आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, दिस इज कंप्लीटली अल्टरनेट अरेंजमेंट। और ये जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है इससे स्टेबिलिटी आता है। कैसे स्टेबिलिटी आता है ये भी समझ ले जरा। जैसे यहां पर में क्या है कि जैसे एक माइनस जो है वो चारों तरफ से प्लस से ही घिरा हुआ है, ये प्लस से ही घिरा हुआ है। तो क्या है कि ये इधर से भी अट्रैक्शन ऑफर हो रहा है, इधर से भी, इधर से भी। ऐसा ही नहीं, जैसे ये तो एक लेयर हो गया ना, इसके ऊपर भी एक लेयर चिपकाया हुआ होगा, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, तो ये लेयर वाइज पूरा थ्री डायमेंशनल चलता है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि एक नेगेटिव के चारों तरफ जो है मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हमेशा एक नेगेटिव के पॉजिटिव ही मौजूद हो, या पॉजिटिव के आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे करके हमेशा एक नेगेटिव ही मौजूद हो, ताकि इससे एक स्टेबल सिस्टम बन सके। इसे कहते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें जो भी स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रहा है, इसमें जो भी स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें अगर हम चाहें भी तो नहीं बोल सकते हैं कि ये जो Cl माइनस, ये जो नेगेटिव वाला आयन है वो किसी पर्टिकुलर Na प्लस का है, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। लेकिन यहां बोल सकते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल के केस में कि ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का है, फिक्स्ड बात है, और जबकि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन का नहीं है। बात समझ में आ रहा है? यानी एक क्लियर कट बाइफर्केशन है यहां पर में, जो कि हम लोगों को ये बताता है कि मतलब एटम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, जबकि यहां पर में ये ग्रुप्स में बाइफर्केशन मौजूद नहीं है। तो ये हो गया स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। चलो जी, डन। तो क्या NaCl एक मॉलिक्यूल है? जवाब है नहीं। हाँ, तो यहां पर में रेशियो निकाला जाता है, बेसिकली रेशियो निकाला जाता है। रेशियो कैसे निकाला जाएगा कि जैसे 1 लाख अगर Na प्लस है, तो 1 लाख ही अगर Cl माइनस है, 1 लाख Na प्लस है और 1 लाख Cl माइनस है, तो ये देख लिया जाए कि 1:1 का रेशियो आ रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक NaCl। तो इसे बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। Moving on, next we have covalent compounds. भाई ये क्या है? Covalent compounds are those compounds which it consists of covalent bonds present between atoms, between कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। अच्छा, फिर अब बात करें कि अच्छा ये तो समझ गए सर कि हाँ कोवलेंट बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में, जैसे ए है और बी है तो आपस में बीच में ये बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपने कभी ना कभी कोवलेंट बॉन्ड पढ़ के भी रखा होगा, लेकिन फिर भी आई टेल यू इन ब्रीफ कि भाई कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ए को भी 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, बी को भी 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन लगाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दिया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए। अब पूछा जाए बी के पास कि क्या तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो बोलेगा हाँ हाँ सर ये रहे। तुम्हारे 2 हुए, हाँ ये रहा। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बनता है कैसे? बाई म्यूचुअल म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। जनरली बनता है बिटवीन नॉन मेटल्स, बिटवीन नॉन मेटल्स। आपस में नॉन मेटल्स जनरली कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। यहां पर में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है इनके बीच वो लो होना चाहिए, ताकि कोई इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से खींच ना पाए और किसी से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खींच ना जाए, है ना। ये डिफरेंस अगर दोनों हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे तो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो फिर एक ही ऑप्शन है शेयर कर लेने का, है ना। ठीक है, तो ये हो गया कोवलेंट बॉन्ड। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड के भी टाइप्स होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि दो सिमिलर एटम्स के बीच में ये बनता है 2 टाइप का, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए और बी आपस में बॉन्ड बनाता है और ए आपस में बॉन्ड बनाता है। ये वाला बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर, जबकि ये वाला कहलाएगा पोलर, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही, तो जिससे कि हल्का फुल्का चार्ज डेवलप होता है, जिसे बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। तो
दिस इज कॉल्ड पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट, यानी थोड़ा बहुत चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है। डन। अच्छा, आगे बात करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अच्छा, ये बॉन्ड क्या चीज है भाई? तो बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर। ठीक बात है, याद रख लेंगे डेफिनेशन। जो दो एटम को बांधे रखता है उसे बॉन्ड बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है। डायरेक्शनल नेचर का ये मतलब हुआ कि अगर दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और वो एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में अगर दो एटम आएंगे तो वो बॉन्ड नहीं बनेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना चाहिए, तब जाकर के ये ओवरलैपिंग होगा, बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इस तरफ आ रहा है, एक नीचे की तरफ, एक ऐसे आ रहा है, तो ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। डन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव कोवलेंट बॉन्ड इज डन। देयर आफ्टर कोवलेंट कंपाउंड्स में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो याद रख लेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ, इसके स्मॉलेस्ट मॉलिक यूनिट्स को, स्मॉलेस्ट यूनिट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या बुलाते हैं इन्हें? तो इन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं। इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात और जो याद रख लेने लायक है वो ये कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, द कोवलेंट कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स exists as सॉलिड, लिक्विड, ज्यादातर गैसेस, तीनों में ही मिल जाते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स में ही मिलते हैं। फिर बात करें तो एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे मीथेन CH4, जैसे इथेन C2H6, जैसे अमोनिया NH3, जैसे HCl जैसे H2O, जैसे मान लेते हैं HF। तो ये सब एग्जाम्पल कुछ कुछ हुए, एक्सेट्रा। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। आगे बढ़ेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स में के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं तो, अच्छा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए एक बात जो समझ लेने लायक है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चीज है। जस्ट सेकंड, ये लग रहा है कट गया है ना, इसको लेट अस रिमूव इट। तो क्या बोल रहे थे कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चीज है, ठीक है, ये समझ लेने लायक चीज है। तो जैसे फीचर वाइज, तो कि वंस फॉर्म्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड is spectrochemically identical to a कोवलेंट बॉन्ड। एक बार बन गया तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से भी नहीं बताया जा सकता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से भी नहीं बताया जा सकता है कि भाई ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब अंतर डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। यानी प्रॉपर्टीज वाइज इट इज सिमिलर टू एन कोवलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज वाइज इट इज आइडेंटिकल टू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी, आइडेंटिकल टू अ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें अंतर है कि ये कैसे बन रहा है। तो ये बेसिकली बन रहा है जब ए एक एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, ठीक है, और बी के पास नीड है लेकिन इसके पास लगाने के लिए कुछ नहीं है। तो बोलता है कि भाई बीच में रखो ना, हम मेरा भी काम हो जाएगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है रखो, हम दे नहीं सकते हैं, मतलब ए कंप्लीटली डोनेट नहीं कर सकता है, तो ए बोलेगा हम दे नहीं सकते हैं, हम बीच में शेयर नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा देर यूज करना। तो अब देखो, ए और बी, अब क्या है, ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ही कर रहा है। लेकिन यहां पर में क्या है कि एक एटम जो ऐसे कोई देखेगा तो बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन ए दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी दिया होगा। तो ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पर में ये गड़बड़ी है कि एक ही एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए, इसलिए इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है। और कई बार अगर सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके दिखा, कोवलेंट बॉन्ड बना करके दिखाया जाएगा, तो ऐसे बोला जाता है कि ये देखो प्लस, ये हो गया माइनस। यानी जो लगाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। अब लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, जैसे अमोनियम आयन जो है, अमोनियम आयन NH4+, दिस इज अमोनियम आयन।
तो ये कैसे बनता है? तो जैसे अमोनिया एक मॉलिक्यूल है NH3, तो ये जो है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर मौजूद है और एक है H+। तो H+ यानी हाइड्रोजन का हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी लूज कर दिया तो H+ बनता है। तो इसके पास बचेगा क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। अब इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना लोन पेयर देता है, तो ये क्या बन जाता है? ये बनता है NH। अब एक बार बन गया तो फिर कोई अंतर बताया नहीं जा सकता, तो दिस इज व्हाट वी कॉल अमोनियम आयन। ऐसा ही हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हाइपोवेलेंट स्पीसीज है BF3, आपको पता भी होगा कि जैसे बोरोन जो है उसके पास वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 2,3, 5 एटॉमिक नंबर होता है उसका। तो तीनों इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना दिया, तब भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए उसके पास। करने कितने हैं? 8, फॉर ऑक्टेट। अब क्या हो कि अमोनिया है, अमोनिया के पास है लोन पेयर, ये इसको दे दे वैकेंट ऑर्बिटल में, तो क्या होगा? ये एक बॉन्ड बनेगा NH3BF3, जो देता है उस पे प्लस, जो लेता है उस पे माइनस। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बना है, वी कैन से दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, बनने के बाद नहीं बोल सकते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि फीचर वाइज एकदम आइडेंटिकल होते हैं। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। बेसिकली हमने मैटर के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। मैटर को प्योर और इम्प्योर में डिवाइड किया जाता है। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड्स आते हैं, और इम्प्योर में होमोजेनस और हेट्रोजेनस यानी मिक्सचर्स आते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर्स उन्हें बोलते हैं, जैसे एग्जांपल है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टर्म का मतलब ही होता है होमोजेनस मिक्सचर, जबकि इसके एग्जांपल्स आप दो बहुत फेमस जानते ही होंगे। एक है कोलोइडल सॉल्यूशन और दूसरा है सस्पेंशन। ये दोनों ही हेट्रोजेनस का ही एग्जांपल है। नाउ व्हाट इज होमोजेनस सॉल्यूशन? तो इट इज फॉर्म्ड बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर substances with each other। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को एकदम ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो होमोजेनस मिक्सचर बनता है। जबकि यहां पर मैं फॉर्म ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं सैंड इन वाटर। जैसे मान लेते हैं कि ये बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, और हम लोग क्या करें कि इसमें बालू डाल दें। तो बालू डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि बालू जो है वो नीचे ज्यादा बैठ जाएगा, यानी यहां पर में ज्यादा बालू बैठ जाए, ठीक बात है। और ऊपर थोड़ा 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 रहेगा, नीचे की ओर कंसंट्रेशन जो है दैट वुड बी हाइयर, ठीक है। जबकि यहां बात करें कि अगर मान लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ओवर हियर, कि मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है, डन। अभी बात करें कि इसमें चीनी घोल दे, यानी जैसे एग्जांपल शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? वी वुड ऑब्जर्व, व्हाट वी वुड ऑब्जर्व इज दैट हर जगह कॉम्पोजिशन इसकी एक ही बराबर है। यानी अगर हम लोग कहीं से कुछ सैंपल भी उठाते हैं, लेट अस टेक कि हम लोग यहां से एक सैंपल उठाते हैं और इसे एक बीकर में रखते हैं, यहां से एक सैंपल उठाते हैं और इसे एक बीकर में रखते हैं, तो जो दोनों तरफ कॉम्पोजिशन मिलेगा वो कॉम्पोजिशन सेम होगा, कॉम्पोजिशन सेम मिलेगा। जबकि जबकि यहां पर में, अगर हम यहां से कोई सैंपल उठाते हैं और उसे एक बीकर में रख के टेस्ट करते हैं, और जबकि यहां से एक सैंपल उठाते हैं और उसे एक बीकर में रख करके टेस्ट करते हैं, तो दोनों जगह जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट मिलेगा, यानी डिफरेंट कॉम्पोजिशन मिलेगा। दिस इज बेसिकली होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, वेरी सिंपल, आपने पढ़ भी रखा होगा पहले, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कम्स यूनिट्स। अब यूनिट्स वाला पॉइंट जो है ये कुछ ऐसा है कि यूनिट्स जो होते हैं वो दो टाइप में बेसिकली डिवाइडेड हैं। यूनिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, और कुछ कॉमन यूनिट्स भी हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट अस कीप दिस वीडियो लेक्चर टिल हियर ओनली, अदरवाइज इट विल बी टू लॉन्ग।
है ना? तो इन नेक्स्ट लेक्चर्स ऑफ आवर्स वी विल टेक अप यूनिट्स के डिफरेंट टाइप्स, कुछ कॉमन केमिस्ट्री में यूज होने वाले यूनिट्स जो कि अपने को पता होने चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द हायर डेप्थ्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना? चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू एंड थैंक यू, बाय बाय।